वेलकम फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल है क्योंकि कंपनी फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ द कंपनीज ये टॉपिक सभी यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, सीए स्टूडेंट्स, सीए स्टूडेंट्स, सीएमए स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स, इनके साथ साथ जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, देन कंपनी फाइनल अकाउंट्स, इनका क्या इंटर रिलेशन है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही जो कंपनी फाइनल अकाउंट के अलग अलग फॉर्मेट्स है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ कंपनी फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट्स दिखाता हूं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए कि एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जहां पे टाइटल है नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, और इसके बाद पर्टिकुलर्स में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद कंटिन्यूएशन में राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं असेट्स दिए। तो ये बेसिकली वर्टिकल फॉर्मेट है कंपनी फाइनल अकाउंट का, राइट। ये एक फॉर्मेट हो गया। अभी ये दूसरा फॉर्मेट है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, देन पर्टिकुलर, यहाँ पे असेट्स, देन नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, और उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऐसे आए। सी फ्रेंड्स, इसे जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है या जो टी फॉर्मेट है बैलेंस शीट का वो अभी आउटडेटेड हो गया है। हर कंपनी को अभी इसी वर्टिकल फॉर्मेट में अपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करने होते हैं। मैं आपको जो कंपनीज है अभी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है उनके बैलेंस शीट, एक्चुअल बैलेंस शीट दिखाता हूं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड टीसीएस का बैलेंस शीट है। अभी 30 सितंबर को जो क्वार्टर एंड हुआ है उसका ही है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो बैलेंस शीट है ये टीसीएस का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस फॉर्मेट में बैलेंस शीट है। पहले असेट्स, असेट्स में नॉन करंट असेट्स, देन करंट असेट्स और उसका टोटल, उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें इक्विटी, देन लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। तो ये एक्चुअल फॉर्मेट फॉलो होता है। ये एक्चुअल फॉर्मेट है। ये अभी जैसे मैंने बताया कि लेटेस्ट टीसीएस का रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट। और ये राइट हैंड साइड पे जो बैलेंस शीट है ये बेसिकली बजाज ऑटो लिमिटेड का बैलेंस शीट है। यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं, पहले असेट्स, असेट्स में नॉन करंट असेट्स, उसके बाद करंट असेट्स, उसके बाद टोटल असेट्स मिलेंगे, देन इक्विटी एंड लायबिलिटीज, राइट। ये जो एक्चुअल फॉर्मेट है जो अभी कंपनीज पब्लिश कर रही है, मैंने इसलिए रेफरेंस में लिए है कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज है ही है, साथ में सीए स्टूडेंट भी कंफ्यूज है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है। मतलब ये जो मैंने पहले इनिशियली दो फॉर्मेट दिखाई, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाला फॉर्मेट है जहां पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज पहले दिखा है, उसके बाद असेट्स दिखा है। और ये जो फॉर्मेट है इसमें पहले असेट्स लिए, उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिए। और अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप ये एक्चुअल बैलेंस शीट है कंपनी का। तो ऑब्वियसली हमें यही फॉर्मेट फॉलो करना होगा। नॉन करंट असेट्स, मतलब असेट्स पहले, उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जस्ट देखिए यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट ही चेंज नहीं हुआ, फॉर्मेट के अंदर भी बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। ओके, तो ये कंफ्यूजन पहले आपको माइंड में निकालना है कि कौन सा फॉर्मेट सही है। इसका आंसर मैं आगे डिस्कशन में दूंगा, बट फिलहाल एकेडमिक्स में, मतलब जो स्टूडेंट्स है उनके लिए, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट के लिए भी, सीए स्टूडेंट्स के लिए भी ये दोनों फॉर्मेट फॉलो होते हैं। ये दोनों मतलब ये फर्स्ट वाला फॉर्मेट बैलेंस शीट का, तो जो सीए इंटर के स्टूडेंट्स है, सीए इंटरमीडिएट के लिए, उनके लिए ये फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट क्यों है इसका आंसर आपको आगे जाके मिलेगा कि ये फॉर्मेट क्यों है। और जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाइनल कोर्स में जो एनरोल स्टूडेंट्स है उनके लिए ये फॉर्मेट फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट पहले देखिए, इसमें डिफरेंस है
इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें देखिए शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, ऐसे इंफॉर्मेशन थी। देन असेट्स, असेट्स में नॉन करंट असेट्स, उसमें फिक्स असेट्स ये, बट ये सब अभी चेंज हुआ है फॉर्मेट। अभी यहाँ पे एक बार आप चेक कर लीजिए कि असेट्स में नॉन करंट असेट्स, और इसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसे बहुत सारे ये फॉर्मेट भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इस फॉर्मेट का इंपॉर्टेंस क्या है और हर एक पॉइंट का मीनिंग क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। बट पहले क्लियर तो करते हैं कि ये जो दो फॉर्मेट है बैलेंस शीट के, इसमें डिफरेंस क्या है। और जैसे मैंने बोला कि ये दोनों भी एप्लीकेबल है एकेडमिक्स में, मतलब जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, इवन सीए स्टूडेंट्स के लिए भी। ओके, तो इसका आंसर हमें कंपनीज एक्ट में मिलेगा। तो उस रिलेटेड थोड़ी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। सी, जैसे कि हमें पता है फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी आर प्रिपेयर्ड एज पर सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 129 है, उसी में कंपनी के फाइनल अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिए हैं। और एज पर द सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज फाइनेंशियल अकाउंट शुड शो द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द कंपनी, ये एक्सपेक्टेड है। उस रिलेटेड ज्यादा थेरोटिकल में नहीं जाएंगे हम, बट लॉ रिलेटेड भी ये कंपनी लॉ रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि हमें जो जानना है क्वेश्चन का आंसर, उसका आंसर आपको इसी थेरोटिकल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट्स कहता है कि फॉर्मेट्स एंड कंटेंट्स ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर गिवन इन द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले दिया है कि सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और आगे जाके शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसमें क्या है देखिए, जैसे हमें बताइए कि कंपनीज एक्ट या कोई भी एक्ट हो, इवन इनकम टैक्स एक्ट हो या आईपीसीसी का, उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो उस सेक्शंस में अलग अलग पॉइंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट में हमें पता है कि 487 सेक्शंस है। तो उसमें से सेक्शन 129 हमें कहता है कि कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड दिस। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट, ये सारी चीजें आएगी। ये इंफॉर्मेशन कहाँ दी है, सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट। साथ में कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 भी दिया है। तो किसी भी एक्ट में देखिए, इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और कुछ शेड्यूल्स है उसमें। तो शेड्यूल्स में बेसिकली फॉर्मेट्स दिए रहते हैं। तो ये शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 है ना, इस शेड्यूल 3 में फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनीज, इसके हमें फॉर्मेट्स दिए कि इसी फॉर्मेट में हमें या आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। ओके, तो आई होप कि सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इसका डिफरेंस, इसमें क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है, आपको क्लियर हुआ रहेगा। ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि द कंपनीज एक्ट 2013 एंड शेड्यूल 3 हैज बीन अंडरगोइंग नंबर ऑफ चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये 2013 को न्यू एक्ट आया, उसके साथ ही ये शेड्यूल इंसर्ट था उसी एक्ट में, मतलब ये शेड्यूल 3 था वही था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री या कुछ लीगल या कुछ जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कुछ चेंजेस किए गए, बहुत मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में भी और शेड्यूल 3 में भी चेंजेस किए हैं। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, जो लास्ट चेंजेस है उस चेंजेस के बारे में डिस्कस करना है। क्योंकि देखिए शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 अभी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है, आगे जाके मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा ही। तो देखिए, एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट मेड ऑन 11 अक्टूबर 2018, द शेड्यूल 3 कंप्राइजेस 3 पार्ट्स एज फॉलोज। तो जो शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट का, उसमें अभी 3 पार्ट्स है। और एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट, जो मेजर अमेंडमेंट है यहाँ पे, जो फॉर्मेट रिलेटेड अमेंडमेंट है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं इसका मेन फोकस है प्रिपरेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स। हमें ज्यादा लीगल एस्पेक्ट्स में नहीं जाने, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और उसका लेटेस्ट फॉर्मेट जानना है। ओके, तो ये जो अमेंडमेंट हुआ 11 अक्टूबर 2018 को, उसमें शेड्यूल 3 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए। तो
एज पर दैट अमेंडमेंट्स अभी शेड्यूल 3 का पोजीशन क्या है देखिए। अभी शेड्यूल 3 में तीन पार्ट्स है, डिवीजन 1, डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3, ऐसे तीन पार्ट्स है शेड्यूल 3 में, ऐसे तीन पार्ट्स है। ओके, तो अभी इस पार्ट को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। शेड्यूल 3 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसका फर्स्ट पार्ट दैट इज डिवीजन 1। अभी ये डिवीजन 1 किस कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है ये दिया है। तो यहां पे क्लियरली लिखा है कि फॉर दोज कंपनीज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2016। ओके, तो जिन कंपनी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 16 नहीं सॉरी 2006 एप्लीकेबल है, उन कंपनी के लिए डिवीजन 1 में जो फॉर्मेट दिया है वो एप्लीकेबल है। ओके, तो ये जो डिविजन्स है ना फ्रेंड्स, डिवीजन 1 2 3, इसमें बेसिकली फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट है, तो वो एप्लीकेबल हो गए अलग अलग कंडीशन पे। तो ये डिवीजन 1 में जो फॉर्मेट दिया है, ये फॉर्मेट किन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, जिन कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 फॉलो करना है, उनके लिए ये फॉर्मेट है डिवीजन 1 वाला। तो अभी देखिए, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता रहेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो बहुत पहले इशू किए थे। अभी बेसिकली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए हैं, अभी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स न्यूली इशू किए हैं, और ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उनके साथ मिलते जुलते हैं। ओके, तो जिन कंपनीज के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल 2006 एप्लीकेबल है, उनके लिए फॉर्मेट दिया है डिवीजन 1 में। अभी डिवीजन 2 देखिए, फॉर दोज कंपनीज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ कंपनीज रूल्स 2015, और ब्रैकेट में दिया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, तो सिंपल वर्ड में आपको याद रखना है कि जिन कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, उनके लिए डिवीजन 1 का फॉर्मेट फॉलो करना है, और जिन कंपनीज को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, उनके लिए डिवीजन 2 में जो फॉर्मेट दिया है वो फॉलो करना है। राइट, तो अभी आप कन्फ्यूज सर ऐसे कैसे, मतलब किन कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, किनको नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। तो ये बेसिकली एज अ स्टूडेंट, अभी मैंने जैसे बोला ना कि एज अ स्टूडेंट्स अभी कहीं मतलब आप अगर कहीं यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो वहां पे ये डिवीजन 1 वाला जो फॉर्मेट है ये फॉलो होता है, और कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में डिवीजन 2 वाला फॉर्मेट फॉलो होता है। क्योंकि अगर आपका स्टडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 रिलेटेड है तो डिवीजन 1 वाला फॉर्मेट फॉलो होगा, और आपका स्टडी मतलब आपका सिलेबस अगर डिवीजन 2 रिलेटेड है या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015 रिलेटेड है, तो वहां पे आपको डिवीजन 2 वाला फॉर्मेट फॉलो करना होगा। जैसे कि मैंने इनिशियल डिस्कशन में बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट CA स्टूडेंट्स जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स, उनके लिए CA इंटर में डिवीजन 1 में जो फॉर्मेट है वो स्टडी करना है, और CA फाइनल में उनके लिए डिवीजन 2 वाला फॉर्मेट है। ओके, देन लेट अस मूव ऑन द थर्ड डिवीजन। ओके, डिवीजन 3, इस डिवीजन 3 में जो फॉर्मेट दिया है ये एप्लीकेबल है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, दैट इज NBFCs के लिए, हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015। ओके, तो अभी तक ये जो शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट 2013 का, इसमें 3 डिवीजन दिए गए हैं, और ये तीनों डिवीजन अलग अलग कंपनीज के लिए है। मतलब इस तीनों डिवीजन में जो फॉर्मेट दिए हैं फाइनल अकाउंट के वो अलग अलग है, इसमें कुछ चेंजेस है। ओके, अभी मैंने वर्ड यूज किया कि अभी तक इस शेड्यूल 3 में 3 डिवीजन दिए, क्योंकि इस शेड्यूल 3 में अभी और 2 डिविजन्स ऐड होने वाले हैं, 2 डिविजन्स आने वाली है। तो वो अभी डिस्कशन कर रहे हैं तो वो भी बता देता हूं आपको। यहाँ पे डिवीजन 4 और डिवीजन 5 ऐड होने वाला है। तो डिवीजन 4 मोस्ट प्रोबेबली फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी उनके लिए होगा, और डिवीजन 5 जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए होगा। ओके, तो वो जो भी आगे आएगा तब डिस्कस करेंगे, बट एट प्रेजेंट शेड्यूल 3 में 3 डिविजन्स है, और डिवीजन 1 का फॉर्मेट किन कंपनीज के लिए है, जिन कंपनीज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 एप्लीकेबल है। देन डिवीजन 2
डिवीजन 2 में जो फॉर्मेट दिया है फाइनल अकाउंट का वो किन कंपनीज के लिए है, जिन कंपनीज पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 एप्लीकेबल है। ओके, और डिवीजन 3 वाला फॉर्मेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे आपका जो बेसिक कंफ्यूजन है, मतलब ये फॉर्मेट रिलेटेड, ये तो एटलीस्ट क्लियर हुआ रहेगा। अभी जो मैंने फॉर्मेट दिखाया, नाउ लेट मी शो यू अगेन दैट फॉर्मेट। ओके, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट फॉर्मेट है ना, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, और यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज दिया है, जिसमें शेयर होल्डर फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, देन शेयर होल्डर्स फंड, देन शेयर एप्लीकेशन मनी, नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके बाद असेट्स में नॉन करंट असेट्स, देन करंट असेट, ऐसा क्लासिफिकेशन ये जो दिया है। तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट डिवीजन 1 में जो कंपनीज आते हैं, मतलब डिवीजन 1 का फॉर्मेट है, और हमने डिस्कस किया कि डिवीजन 1 का फॉर्मेट किन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। डिवीजन 1 का फॉर्मेट उन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है जो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। ओके, तो उन कंपनीज के लिए ये फॉर्मेट है, जिसमें पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज आएंगी, उसके बाद असेट्स आएंगे। अभी ये जो नेक्स्ट वाला फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट डिवीजन 2 का फॉर्मेट है, और डिवीजन 2 का फॉर्मेट किन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, अभी हमने डिस्कस किया कि डिवीजन 2 वाला फॉर्मेट उन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है जो कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 फॉलो करती है, या जिन कंपनीज को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015 फॉलो करना मैंडेटरी है, उनके लिए ये फॉर्मेट है। तो इसीलिए जो भी मैंने अभी लेटेस्ट फॉर्मेट दिखा है ना कंपनी, ये टीसीएस का बैलेंस शीट है, साथ में ही बजाज ऑटो लिमिटेड का बैलेंस शीट है। तो ये बैलेंस शीट जो कंपनी प्रिपेयर कर रही है ना, ये एज पर डिवीजन 2 कर रही है, क्योंकि जितने भी लिस्टेड कंपनीज है, सारे लिस्टेड कंपनीज के लिए अभी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 एप्लीकेबल है, राइट। तो अभी आपका कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मेट कौन सा है सर। अभी अगेन अगर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन आपके सिलेबस रिलेटेड होगा, और आपके सिलेबस में ये क्लियरली दिया रहेगा कि आपका सिलेबस मतलब क्या फॉलो करता है। जैसे मैंने बोला कि अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए ये फॉर्मेट एप्लीकेबल है, और कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए ये। अभी जैसे पुणे यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के लिए ये फॉर्मेट एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में टॉपिक है, ये वहां पे क्लियरली दिया है कि हमें डिवीजन 2 में जो फॉर्मेट दिया है वो फॉलो करना है, और हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं उन कंपनीज के लिए जिन कंपनीज को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 एप्लीकेबल है, राइट। तो ये फॉर्मेट रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होगा, आई होप आपका क्लियर हुआ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें ये फॉर्मेट भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है। अभी जैसे कि मैंने बोला, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे स्टूडेंट्स के लिए यही फॉर्मेट एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आप देखिए जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में फर्स्ट असेट्स लिए, असेट्स में फर्स्ट नॉन करंट असेट्स है, उसके बाद करंट असेट्स है। तो नॉन करंट असेट्स में देखिए फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज पीपीई, शॉर्ट में आप इसे याद रख सकते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा एडिशनल और एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या आता है। बेसिकली बिल्डिंग्स, मशीनरी, फर्नीचर, जितने भी फिक्स असेट्स है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इस टर्म के अंदर आते हैं। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पे अगर कंपनी की बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो आएगी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब उसमें वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, अभी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर कंपनी ने कहीं पे एज एन इन्वेस्टमेंट कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद गुडविल, इंटेंजिबल असेट्स यहाँ पे आएंगे। देन अदर इंटेंजिबल असेट्स, सो गुडविल की वैल्यू अलग से दिखाना है, और अदर इंटेंजिबल असेट्स लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ये जो अदर इंटेंजिबल असेट्स है उनकी वैल्यू अलग से दिखानी है आपको।
उसके बाद इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, मतलब जो भी इंटेंजिबल असेट्स है वो अगर अंडर डेवलप, लाइक कंपनी कोई पेटेंट लेना चाह रही है और पेटेंट का काम मतलब उनका जो इन्वेंशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है और उन्होंने पेटेंट फाइल कर दिया है, तो अगर ऐसी कुछ असेट है इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, तो उसका वैल्यू यहाँ पे मेंशन करना है। देन बायोलॉजिकल असेट्स अदर देन बेरर प्लांट्स। बायोलॉजिकल असेट्स मींस सी फ्रेंड्स, इसमें क्या आते हैं, लाइक लाइव स्टॉक है वो आएगा इसमें, मतलब जो भी लाइव स्टॉक है, लाइक काउज, बफेलोज, हॉर्सेस, ऐसे कुछ लाइव स्टॉक है तो वो यहाँ पे आएगी बायोलॉजिकल असेट्स में। अदर देन बेरर प्लांट्स, मतलब प्लांट एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, इसमें प्लांट्स भी आते हैं, तो ये बायोलॉजिकल असेट्स अलग टर्म है। देन उसके बाद है फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्टमेंट्स, अगर कंपनी ने कहीं अपने पैसे इन्वेस्ट किए तो वो दिखाना है। देन ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स को हम ट्रेडिशनली डेटर्स ये वर्ड यूज कर रहे थे, बट ये तो यहाँ पे नॉन करंट असेट्स में आ गए ना, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर कुछ ट्रेड रिसीवेबल है मोर देन 1 ईयर के लिए तो वो यहाँ पे आएंगे। देन लोन्स अगर दिए हैं कंपनी ने तो वो यहाँ पे, देन अदर्स, देन डेफर्ड टैक्स असेट्स एंड अदर नॉन करंट असेट्स, ये सारे यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद करंट असेट्स है, करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज है, देन फाइनेंशियल असेट्स है। अभी देखिए ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट थोड़ा लेंदी है और मुझे एक स्लाइड में ये कॉम्प्रेस नहीं हुआ अच्छे तरह से, तो इसलिए मैंने करंट असेट्स में से कुछ पॉइंट्स है जैसे करंट टैक्स असेट्स, अदर करंट असेट्स, ये यहाँ पे स्किप किए हैं। और तो आप यहाँ पे देखिए कि नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स मिला के हमें यहाँ पे टोटल असेट्स मिलेंगे, राइट। उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आप देख सकते हैं फर्स्ट है इक्विटी। इक्विटी में फर्स्ट पॉइंट इक्विटी शेयर कैपिटल, देन अदर इक्विटी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कंपनी का शेयर कैपिटल आएगा, अदर इक्विटीज में रिजर्व्स एंड सरप्लस, देन अदर रिजर्व्स, ये सारी चीजें आएंगी। और जब भी सी फ्रेंड्स, जब भी हम कंपनी फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हैं तो हमें अलग से नोट्स दिखाने हैं, ओके। उस नोट में दिखाना है कि अभी देखिए अदर इक्विटी का जस्ट यहाँ पे आपको नंबर लिखना है, फाइनल नंबर क्या है, बट उसका कैलकुलेशन कहाँ पे होगा, कैलकुलेशन नोट टू अकाउंट्स में होगा, क्योंकि अदर इक्विटी में रिजर्व्स आएंगे, सारे रिजर्व्स आएंगे, उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो आएगा, शेयर प्रीमियम अकाउंट आएगा, तो वो सारा कैलकुलेशन कहाँ पे होगा, इस नोट टू अकाउंट्स में होगा, ओके। तो ये इक्विटी का हमें इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी का टोटल करके टोटल इक्विटी मिलेगी, ओके। तो ये टोटल इक्विटी बेसिकली नेट वर्थ भी कह सकते हैं कंपनी के आप, क्योंकि ये जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, जो मालिक है, उनका मतलब कितना राइट है, उनकी इक्विटी कितनी है, ये नंबर यहाँ पे मिलेगा आपको। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल बैलेंस शीट। यहाँ पे आप एक्चुअल बैलेंस शीट देखिए टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। यहाँ देखिए टोटल असेट्स के बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो यहाँ शेयर कैपिटल आप देख रहे हैं कंपनी का 366 नंबर है और ये नंबर क्रोर्स में। तो 366 करोड़ ये जस्ट शेयर कैपिटल है कंपनी का। शेयर कैपिटल बहुत कम है कि कंपनी बहुत पुरानी है, जब शेयर इशू किए तो कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू बहुत कम थी, मतलब टीसीएस के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो जस्ट 1 रुपीज है, ओके। टीसीएस के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो ₹1 है। और आपको जस्ट एज एन इंफॉर्मेशन क्यूरियोसिटी, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि टीसीएस के शेयर की मार्केट प्राइस क्या है आज की डेट में। टीसीएस के शेयर की फेस वैल्यू तो ₹1 है, बट उसकी मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक्चुअल बैलेंस शीट है टीसीएस का, यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल 366 करोड़ है और अदर इक्विटी, मतलब टीसीएस की अदर इक्विटी कितनी है, 97,000 करोड़, ओके। 97,000 करोड़ से भी ज्यादा है, 97,088 करोड़ है एग्जैक्ट नंबर में, मतलब 97,000 करोड़, लगभग 1 लाख करोड़ रुपीस की उनकी अदर इक्विटी आप कह सकते हैं, ओके। ये नंबर इट्स एन ह्यूज नंबर, राइट। तो ये देखिए ये टोटल इक्विटी कितनी आ गई उनकी 90, मतलब लगभग 1 लाख करोड़ की इक्विटी है इसकी टीसीएस की। तो ये डायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो नेट वर्थ है वो दिखाती है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का इन पे राइट है।
और जैसे कि हम जानते हैं टीसीएस का मार्केट कैपिटल लगभग 13,000 करोड़ 13 लाख करोड़ या 14 लाख करोड़ के आसपास है। ओके, क्योंकि फ्लक्चुएट होता रहता है ना। अगर 14 लाख करोड़ का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो हम यहाँ पे इक्विटी कितनी है कंपनी की, 1 लाख करोड़। तो इस हिसाब से कंपनी का बुक वैल्यू डिटरमाइन होता है कि शेयर का बुक वैल्यू क्या है, मतलब वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स होते हैं ना, शेयर महंगा है सस्ता है, ये इसी रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हैं उनको लगेगा कि सर ये बीच में ये टीसीएस का बैलेंस शीट क्यों ला रहे हैं बार बार। ये मैं इसलिए मैं जानबूझ के ये बैलेंस शीट लिया हूँ टीसीएस का और बजाज ऑटो लिमिटेड का, कि सो दैट आप एक्चुअल जो पढ़ते हैं ना उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है, रिलेवेंस क्या है, वो भी समझ सके। और जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है उनके लिए तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी तरह से समझ में आते हैं तो आप आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। ओके, तो जस्ट आप ऑब्जर्व कीजिए, इस ये जो वीडियो है ये बेसिक वीडियो है। इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं इस टॉपिक पे। मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने वाला हूँ, उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, तो बोथ स्टूडेंट्स एज वेल एज बाकी लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं ये इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, और हमारे जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, जस्ट डोंट फोकस लाइक मतलब ये स्पेसिफिक, आप थोड़ा ब्रॉड माइंडली स्टडी कीजिए, आपको ये इससे बहुत मतलब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप रिसर्च कर पाएंगे। ठीक है, तो ये टीसीएस का बैलेंस शीट मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता था कि जो टोटल इक्विटी है वो कैसे कैलकुलेट होती है और उसका रिलेवेंस क्या है, प्रैक्टिकल रिलेवेंस मतलब एक्चुअल वर्ड में उसका रिलेवेंस क्या है। ओके, तो यहाँ पे टोटल इक्विटी मिलेंगी। उसके बाद लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट में देखिए फाइनेंशियल लायबिलिटीज में, जिसमें बोरोइंग, स्टेट पेएबल, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज ऐसे दिया है। करंट लायबिलिटीज में आप फाइनेंशियल लायबिलिटीज देख सकते हैं, बोरोइंग्स है, ट्रेड पेएबल है, अदर्स। तो बोरोइंग्स अगर लॉन्ग टर्म है तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आएंगे, और बोरोइंग्स अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो वो करंट लायबिलिटीज में आएंगे। ओके, तो इस तरह से आपको ये जो फॉर्मेट है कंपनी फाइनल अकाउंट का, ये फॉर्मेट याद रखना है। इसके रिलेटेड सारी मतलब सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से समझने हैं। उसके बाद आप नोट्स टू अकाउंट बना सकते हो और उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करके इस पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट और कौन सा फॉर्मेट, बैलेंस शीट का कौन सा फॉर्मेट आपके लिए सही है, इस रिलेटेड डिस्कशन किया है। देखिए दोस्तों, शेड्यूल 3 जो है कंपनीज एक्ट का, कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 है। ये शेड्यूल 3 हमें फॉर्मेट्स देता है कंपनी फाइनल अकाउंट के, और इसमें 3 डिवीजन है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे आता है कि प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी एज पर द डिवीजन 2 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो आप कौन सा फॉर्मेट फॉलो करेंगे? ये जो सेकंड वाला फॉर्मेट है ना, यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट, जिसमें असेट्स पहले आएंगे उसके बाद लायबिलिटीज आएंगे। ओके, और अगर डिवीजन 1 बोलते हैं तो ये फॉर्मेट आएगा। ठीक है, अब भी मतलब सॉरी, एकेडमिक्स में भी मतलब यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में भी अभी क्लियरली पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में क्लियरली पूछ रहे हैं कि यू हैव टू प्रिपेयर योर फाइनल अकाउंट एज पर डिवीजन 2 और डिवीजन 1, ऐसे क्वेश्चन में ही दिया रहता है। ओके, तो अकॉर्डिंगली आपको ये फॉर्मेट अच्छी तरह से याद करने हैं, और आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं जहां पे भी, अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये डिवीजन 1 वाला ही फॉर्मेट होगा। ओके, बट अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के स्टूडेंट्स है, तो आपको ये डिवीजन 2 वाला फॉर्मेट, राइट। अभी देखिए कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या कंपनी फाइनल अकाउंट्स है, इसमें मेनली ये 5 चीजें आती है, जिसमें फर्स्ट है बैलेंस शीट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द पीरियड, देन एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो ये सारी चीजें, यहाँ पे जितने भी पॉइंट मेंशन किए हैं ना, ये सारी चीजें एक्चुअली कंपनीज को अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स में दिखाने होती है, राइट। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसी रिलेटेड, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे पुराने वीडियोस देखेंगे, इवन मेरा भी वीडियो है मेरे चैनल का, जहाँ पे रिवाइज शेड्यूल 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 जहां फॉर्मेट दिया था ना,
तो वहाँ फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट एज पर रिवाइज शेड्यूल 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। तो हमें पता है कि कंपनीज एक्ट 1956 अभी रिप्लेस्ड हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 से। तो जो शेड्यूल 6 था कंपनीज एक्ट का, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो ये कुछ फंडामेंटल इंफॉर्मेशन थी कंपनी फाइनल अकाउंट रिलेटेड फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैंने आपको एक काम दिया है कि टीसीएस का मार्केट प्राइस क्या है, ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, इसको आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि इसी टॉपिक पे एटलीस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में प्रैक्टिकली सॉल्व करने वाला हूँ, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आएगा। तो आप बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।